Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 दिसंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कैम्बोडिया को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेलिन 1 जो कि एक लूनार ऑर्बिटर मिशन है, ये कौन से देश को बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है चाइना, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आज अगर आप लोग फ्रांस के बारे में जाकर सर्च करते हो और न्यूज़ सेक्शन को ओपन करते हो तो आपको ढेर सारे आर्टिकल्स इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जो कि थंबनेल में मैंने मेंशन कर रखा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्मॉल रिवॉल्यूशन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, फ्रांस अनाउंसेस फ्री कॉन्डम्स फॉर एनीवन अंडर 25। तो फ्रांस की सरकार ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि 18 से 25 साल तक के जो यंगर लोग हैं उन सभी के लिए कॉन्डम्स को फ्री कर दिया जाएगा, और जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे दुनिया भर में। आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स है वो तो पब्लिश हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में हिंदी आर्टिकल्स भी आप ढेर सारे देख पाओगे जो कि अभी के समय पर पब्लिश होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्रांस ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। देखो, एक मेजर रीज़न आपको ये देखने को मिलेगा जब आप आर्टिकल्स को पढ़ते हो तो उसमें मेंशन ये किया गया, फ्रांस के अंदर जो HIV एड्स है ना, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज के समय पर फ्रांस की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी लगभग 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को अभी के समय पर HIV एड्स हुआ है, उस प्रॉब्लम से ये सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअली और ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये सेक्सुअली और ज़्यादा ट्रांसमिट ना हो, सेक्सुअली और ज़्यादा आगे ना बढ़े, दैट इज़ वाई यहाँ पर ये जो कॉन्डम्स हैं इनको यहाँ पे फ्री करने के बारे में चर्चा की गई है फ्रांस की सरकार के थ्रू। इनफैक्ट और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिशन बहुत आराम से यहाँ पर कर सकती हैं, तो उनको भी रोकने का यहाँ पे एक मकसद है फ्रांस का, और उसके लिए इन कॉन्डम्स को फ्री किया गया। तो ये जो प्रॉब्लम है HIV एड्स की, ना केवल फ्रांस के अंदर, इंडिया में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का कुछ परसेंट जो है आज के समय पर HIV एड्स से पीड़ित है। कुछ परसेंट तो नहीं, फिर भी अगर मैं ओवरऑल डेटा बताऊं तो लगभग 20-22 लाख से ऊपर ही जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं HIV एड्स से सफ़र कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली कितना डेटा है आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल एक सटीक रिपोर्ट के थ्रू बताता हूँ, लेकिन उसको समझने से पहले समझ ये लो कि HIV है क्या। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स क्या है, देखो ये देखने को मिलता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इनमें होता क्या है कि एक व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको कोई सी भी बीमारी बहुत आराम से पकड़ सकती है, उसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पर HIV और एड्स के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट HIV की सबसे ज़्यादा बात की जाती है, अब HIV और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है तो जाकर वो सिचुएशन एड्स वाली बन जाती है। HIV की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये करता क्या है, ये डायरेक्टली हमारे CD4 को अटैक करता है। CD4 क्या है, CD4 एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स है जिसको हम लोग T सेल्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, उस इम्यून सिस्टम के अंदर ये CD4 सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये T सेल्स है करते क्या है, देखो जो ये T सेल्स ये हैं वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर मूव करते हैं, और साथ ही साथ में जो सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं ना, उन इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, पता लगाने का काम करते हैं। बट होता क्या है कि ये जो HIV है ये इन्हीं सेल्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है, और जैसे यहाँ पर ये HIV बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, होता यह है कि ये लगातार मल्टीप्लाई होने लगता है, यानी कि बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज़ होने लगता है।
और साथ ही साथ में CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इससे क्या होगा, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम अगर ख़त्म होता है तो कोई सी भी बीमारी, कितनी भी यहाँ पर कैसी भी बीमारी हो, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो वायरस है अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ना, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट हम रिमूव कर ही नहीं पा रहे हैं आज के समय पर। ये इसी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। अगर हम लोग एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, यानी कि एक व्यक्ति है जिसकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, तो उसके बॉडी के अंदर जो CD4 सेल्स होते हैं ना, वो लगभग 500 से लेकर 1600 के आसपास होते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो एक इन्फेक्टेड बॉडी है, यानी कि उसकी बॉडी HIV से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, ये CD4 सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब थोड़ा HIV एड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, अगर हम इंडिया को लेकर बात करें तो हमारे पास में एक रिपोर्ट है, इंडिया HIV एस्टिमेशन 2019 रिपोर्ट, 2019 की एक रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एस्टिमेटेड जो एडल्ट हैं, लगभग 15 से लेकर 49 ईयर्स तक के जो लोग हैं ना, इनके अंदर सबसे ज़्यादा ये HIV देखने को मिलेगा। इनफैक्ट साल 2000 एक ऐसा साल था जहाँ पर HIV अपने पीक पर चल रहा था, बहुत सारे लोगों को ये HIV अफेक्ट कर चुका था। इनफैक्ट साल 2019 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो HIV है ना, ये एडल्ट खासकर जो मेल्स हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और फीमेल्स के अंदर भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेटा है, अगर उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे, हमारी जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के 0.24% मेल हैं जो कि अभी के समय पर HIV से अफेक्टेड हैं, और 0.2% फीमेल हैं जो कि HIV से यहाँ पर इन्फेक्टेड आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लोग ओवरऑल अगर इस डेटा को देखें, परसेंटेज में ना देखकर एक नंबर में बात करें, तो लगभग हमारी पॉपुलेशन का 24 लाख के आसपास, या फिर कहो तो 23.48 लाख के आसपास जो इंडियंस है वो कहीं ना कहीं HIV के साथ रह रहे थे साल 2019 में। काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पर ठीक भी हुए हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस बड़े भी हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के डेटा अभी भी 22-23 लाख के आसपास का देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर्स देखने को मिलते हैं HIV के, और उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद में आता है कर्नाटका। तो ये एक ओवरऑल डेटा आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी चर्चा हुई है, तो इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। तो फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करता है। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे, और जो हमने पहला वाला डिस्कस किया है उसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाओगे। अच्छा, इसके बारे में हम लोग कल ऑलरेडी ही चर्चा कर चुके हैं। आपको पता होगा कल वैसे यहाँ पर जो 13 दिसंबर थी, तो हमारे पास में एक रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता ये चलता है कि 9 दिसंबर को इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में एक झड़प होती है, एक हाथापाई होती है। कहाँ पे होती है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले सेक्टर में। जो तवांग वाला रीजन है वहाँ पर इन दोनों ही सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ कि उस झड़प के बाद में जो एक मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग भी होती है, उस मीटिंग के दौरान शांति बनाने की बातचीत की जाती है, और कोई गोलियां वगैरह वहाँ पर नहीं चली हैं। हाथापाई हुई है जैसे गलवान वैली वाले रीजन के अंदर हुआ था आज से 2 साल पहले, साल 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। कल मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। अब होता क्या है कि उस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को लेकर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कल पार्लियामेंट के अंदर एक लंबी चौड़ी स्पीच दी है, जिसके बारे में मेंशन किया है कि जो चाइना है, कहीं चाइना ही ट्राई कर रहा था इंडियन टेरिटरी के अंदर एंटर करने की। चाइना इस LAC के स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे जवानों ने अपनी बहादुरता से इन सभी लोगों को यहाँ पर पीछे ढकेल दिया है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कल बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल हुई थी जहाँ पर डंडों से जो है चाइनीज सोल्जर्स को मारा गया है। उसमें कुछ वीडियोज़ काफ़ी पुरानी भी हैं जो कि अभी के समय पर सर्कुलेट हो रही हैं। वो बात आपने यहाँ पर क्लियर करी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस आर्टिकल के अंदर, वो ये है कि चाइना ने क्या बोला इस चीज़ को लेकर। जो चाइना है ना, चाइना ने यहाँ पर ब्लेम किया है इंडिया को। क्या ब्लेम किया है? चाइना ने ये बोला कि इंडिया के सोल्जर्स इलीगल तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर एक क्लैश हुआ। ये चाइना की साइड का स्टेटमेंट निकल कर आता है। हालांकि वो बात यही बोलेंगे, जबकि यहाँ पर हरकतें चाइना की ऐसी हैं कि बार बार बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश वो करता ही है।
इनका कहना यह है कि जो चाइनीज़ सोल्जर हैं वो तो मिलिट्री जो भी पेट्रोलिंग है, जो रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, दस्तक होता है रोजाना के बेसिस पर, वो तो वो काम कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडियन सोल्जर्स एलएसी को क्रॉस कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पर ये झड़प हुई है। ये चाइना की साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है, जबकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है एलएसी के अंदर कुछ चेंजेस करने की, जिसके बेसिस पर ये पूरी की पूरी झड़प देखने को मिली है। तो पार्लियामेंट की कल जो स्पीच है कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, इस वजह से आज ये आर्टिकल्स भी कवर हुए हैं। करना क्या है, इस आर्टिकल के बेसिस पर आपको 2-4 लोकेशंस हैं जो कि बहुत अच्छे से मैप में देख लेनी है, क्योंकि ये लोकेशन कहीं ना कहीं आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अगर ये वाला मैप दिखाता हूँ ना, तो इस मैप में आपको ये नज़र आएगा कि इंडिया जो है एक बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री को शेयर करता है चाइना के साथ में। अब होता यहाँ पर यह है कि यहीं पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहते हैं। जैसे वेस्टर्न सेक्टर आपको ये देखने को मिलेगा, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, सेंट्रल सेक्टर हो गया और ईस्टर्न सेक्टर हो गया। ये कुछ एरियाज़ है, जैसे अक्साई चीन वाला जो रीजन है ये तो खुद यहाँ पर चाइना ने अभी कब्जा रखा है इलीगल तरीके से, है ये इंडिया का हिस्सा। तो आप देखोगे यहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। उसके अलावा ये कुछ रीजन है सेंट्रल सेक्टर के अंदर, यहाँ पर डिस्प्यूट बना रहता है। उसके बाद में ईस्टर्न सेक्टर में यानी अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में तवांग कहाँ पर है, ये मैं एक सेकंड दूसरे कलर से सर्किल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाए। एक सेकंड को, यहाँ पर आपको ये तवांग रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहीं पर अभी भी ये डिस्प्यूट देखने को मिला है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। होता क्या यहाँ पर क्या है ना कि चाइना ने इस अक्साई चीन को तो कब्जा ही रखा है। चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि चाइना ये कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, तिब्बत को यहाँ पर चाइना कब्जा चुका है, तो अरुणाचल प्रदेश को भी यहाँ पर ये अपना हिस्सा बताता है। इसी की वजह से कई बार आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी उल्टी सीधी हरकतें है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एरियाज़ है जिसके नाम चेंज कर दिए, नाम चेंज करके चाइनीज़ नेम रख दिए गए। ऐसी हरकत यहाँ पर चाइना बार बार कर दिखाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर LACs कहलाती हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लाइंस कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ। यहाँ पे गलवान वैली है, गलवान वैली पर इंसिडेंट हुआ ही था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिसएंगेजमेंट किया। और एक बात और कि जो अभी जो हमारे पास में कल रिपोर्ट निकल कर आई है ना कि 9 दिसंबर को झड़प हुई है, उस झड़प के हाथों हाथ ही हमने क्या कर लिया था, डिसएंगेजमेंट कर लिया था, यानी कि चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स उस पर्टिकुलर रीजन से पीछे पीछे हट गए थे हाथों हाथी, जैसी वो झड़प हुई थी उसके बाद ही। तो वो चीज़ भी यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, मेंस का कह रहा हूँ, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, उनका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। फिर अभी मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, उसको भी अटेम्प्ट किया करो। बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं वीडियोज़ के अंदर, छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पर डेफिनेटली यूज़ करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि कल जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन कल वाला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। कल मैंने अपलोड कर दिया था, थोड़ा देर से अपलोड किया था, कल फीवर वगैरह था उस चक्कर में। तो आप लोग भी प्लीज़ जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वो अपलोड हो चुका है। क्योंकि मेरे पास में कुछ कॉमेंट्स आए हैं जहाँ पर उनका कहना है कि सर आपने कल वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शायद देखा नहीं होगा चैनल पर जाकर। तो आप जाकर एक बार चेकआउट करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आज भी थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया यार, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट पे रह गया था और थोड़ा सा लेट उठा हूँ आज डेफिनेटली, तो उस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन कल से हम लोग वीडियो को रेगुलर रखेंगे, कोई ना कोई यहाँ पर काम करना पड़ेगा और जुगाड़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। और कल से मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है आपका वो मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 7:40 के बीच में अपलोड हो जाए। 7:30 से 7:40 के बीच में मैं अपलोड करने की अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश मैं डेफिनेटली करूँगा कि इतने टाइम के अंदर अपलोड हो ही जाए, ठीक है ना। होता ही है कि आपको पता है न्यूज़पेपर का इशू है, बट देखते हैं कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो भी काम करते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग ऑफिस वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पर फिर उनका काम रह जाता है, फिर वो वीडियो को रात में देखते हैं, फिर रात में उतनी एनर्जी बचती नहीं है, तो उतना अच्छे से कंजम्पशन हो नहीं पाता है वीडियो का, है ना। तो काफ़ी सारे लोग की इस प्रकार से भी कंप्लेंट्स हैं। चलो मैं देखता हूँ, मैं इनका सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा 7:30 से 7:40 के बीच में आपका ये द हिंदू एनालिसिस का वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कवर करके चलनी है,
सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 जो भी हमारा इंडियन पॉलिटी है वहाँ से आप लोग लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, सरकार का स्टेटमेंट निकल कर आया है कि जो FCRA लाइसेंस है, तो FCRA लाइसेंस जो होता है ना, अभी क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 1811 जो NGOs हैं इनके FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया गया है 3 साल के अंदर। ये यहाँ पे हमारी सरकार का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो 2019 से लेकर 21 के बीच में 1811 NGOs के FCRA रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल किया गया है। ये बात अभी लोकसभा के अंदर मेंशन करी गई है, जिस वजह से यहाँ पर हमारा FCRA लाइसेंस जो है वो न्यूज़ में आ चुका है। अब यहाँ पर FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, FCRA के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। इन्होंने कहीं ना कहीं जो FCRA के 2010 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका वोलेशन किया था, उनका हनन किया था, तो जिस वजह से यहाँ पर इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। चलो अभी तो ये कहानी आधी है, हालांकि पैरा बस इतना सही है। हमें न्यूज़पेपर क्या करना होता है, पढ़कर इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है स्टैटिक पार्ट से, वो आपको हेल्प करेगी। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है। आप बताओ इस वाले आर्टिकल से एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मेंस में भी सवाल बनेगा और प्रीलिम्स में भी सवाल बनेगा। तो समझते हैं क्या है FCRA, कैसे काम करता है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ है। ये तो मैंने आपको जो कहानी बताई है 2019 से लेकर 2021 के बीच की है। इससे बाद में भी आप देखोगे, अगर हम 2016 से लेकर 2020 का डेटा देखें, यानी कि और थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके देखें, तो इस बीच तो और भी ढेर सारे NGOs हैं जिनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। ऊपर तो हमने बात करी है लाइसेंस कैंसिल के बारे में कि 1811 NGOs के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जब आप 2016 से 20 का डेटा देखते हो तो सरकार ने लगभग 6,600 NGOs के जो लाइसेंस है ना इनको कैंसिल किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ लाइसेंस कैंसिल करे गए, कुछ लाइसेंस यहाँ पर सस्पेंड भी करे गए। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा डेटा बताया। फिर मतलब इसके बारे में मैंने आपको ये दिखाया कि चर्चा हो ही रही है लगातार। ये जो आर्टिकल है ना थोड़े दिनों पहले पब्लिश हुआ था, मैंने वो भी यहाँ पर लिंक करके समझा दिया। पिछले साल भी FCRA न्यूज़ में था, इस साल पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ में है, और अब यहाँ पर थोड़े गैप के बाद यहाँ पर न्यूज़ में आया है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो इसको अच्छे से पकड़ना है और अच्छे से यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना है। चलो अब पहली चीज़ तो यहाँ पर समझते ही है कि सर ये FCRA है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब यहीं पे आधे से ज़्यादा मामला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि FCRA पढ़ना क्या है, FCRA का डिटेलिंग्स पढ़ने से पहले आपको पता चल गया कि जो बाहर से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो विदेशी फंड आ रहा है हमारे NGOs के पास में, उसको रेगुलेट करने का काम किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं, थोड़ा हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़ कि सर जो बाहर से फंड आ रहा है, क्योंकि NGOs जो होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता होगा ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये NGO क्या करती है, इनके पास में बाहर से फंडिंग आती है, कंट्रीब्यूशन आता है ना, डोनेशन आता है, उन्हीं पैसों पे यहाँ पर NGOs चलते रहते हैं। तो ये जो फंडिंग है ना, ये बाहर से, यानी कि आप इनफैक्ट कह सकते हो हमारे कंट्री से तो मिल ही रही है फंडिंग, उसके अलावा इंडिया के बाहर से कुछ और कंट्रीज़ भी NGOs को फंड प्रोवाइड करवाने के लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन करती रहती हैं, तो फंडिंग भी इनके पास में आती है ना। तो उसी वाले फंडिंग को रेगुलेट करने के बारे में चर्चा की जाती है कि वो जो फंडिंग बाहर से आ रही है कहीं गलत तरीके से तो नहीं आ रही है, कहीं गलत पर्पज़ के लिए तो नहीं आ रही है, कहीं हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए तो नहीं आ रही है, कहीं देश में टेररिज्म को बढ़ाने के लिए तो नहीं आ रही है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है, इस रेगुलेशन की ज़रूरत यही है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा भी है कि जो बाहर की कंट्रीज़ से फंडिंग आई है NGOs के पास में ना, उसका इस्तेमाल किया गया नक्सल्स को ट्रेन करने के लिए, टेररिज्म के पर्पज़ से, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को आप कह सकते हो वॉयलेट करने के लिए। तो हमारा काम यही है कि FCRA का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, जो बाहर से फंडिंग आ रही है उसका एक प्रॉपर यूज़ हो सके, कोई गलत इस्तेमाल ना हो। बात क्लियर हो गई। CBI के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आज के समय पर इंडिया के अंदर लगभग 22 लाख के आसपास आपको NGOs देखने को मिलते हैं, लेकिन जिसका इन 22 लाख का केवल और केवल 10% NGOs ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को फाइल कर रखा है। यानी साल का जितना उनकी कमाई है, जितना खर्चा है, वो जो दिखाने वाले NGOs हैं ना, वो केवल और केवल 22 लाख के 10% ही हैं। बहुत कम NGOs है जो कि अपने यहाँ पर इस प्रकार से सारी की सारी जो फाइलिंग्स है वो दिखाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारे NGOs इस चीज़ को छुपा लेते हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है काफ़ी सारे एनजीओज़ के अंदर गलत तरीके से फंडिंग आना और उसका गलत इस्तेमाल करना। इस वजह से यहाँ पर एफसीआरए हमारा वर्क भी करता है। और जब से हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर आए हैं ना, इसके अंदर काफ़ी बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, बहुत चेंजेस हम लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट आप देखोगे साल 2020 में भी अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर, और जो अमेंडमेंट हुआ उसका यहाँ पे आलोचना भी की गई। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो ये एफसीआरए एक्ट है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया इसका काम है कि जो भी डोनेशंस आ रही हैं उसका रेगुलेशन करना, इंश्योर ये करना कि जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इस एक्ट को सबसे पहली बार जो लेकर आया गया था वो था 1976, 1976 में हम इस प्रकार के एक्ट को लेकर आए थे। बाद में इसको अमेंड किया गया 2010 में, 2010 में इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए, फिर 2020 में भी यहाँ पर इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। तो कई बार यहाँ पर ये अमेंड हो चुका है, कई बार इसके अंदर हम लोगों ने चेंजेस कर चुके हैं, बात ध्यान रखना इसके बारे में। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो लेटेस्ट अमेंडमेंट पूछा जाएगा कि सर 2020 का जो अमेंडमेंट था ना ये क्या था। देखो जो हम 2020 का अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो इसमें यह बोला गया कि जितने भी एनजीओज देखने को मिलेंगे इन एनजीओज को क्या करना पड़ेगा, अपना एक मेन बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एसबीआई की जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, हमारी कैपिटल में है। तो एसबीआई की मेन ब्रांच में आपको यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना होगा। ये सारी बातें एनजीओज को यहाँ पे बोल दी गई ताकि जो भी पैसा आ रहा है उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जा सके, देखा जा सके उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा या कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात बोल दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, काफ़ी सारे इसके क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला कि चलो यार आपने ये अमेंडमेंट कर दिया है कि सभी एनजीओज़ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कैपिटल में आपको एसबीआई का जो मेन ब्रांच है यानी दिल्ली के अंदर उसमें अकाउंट खुलवाना है। लेकिन इसकी आलोचना काफ़ी लोगों ने करी। आलोचना इसलिए करी क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर एनजीओज़ हैं ना वो बहुत दूर दूर पर भी स्थित हैं, तो उनका आना जाना तो ऑब्वियस सी बात है बैंक के आसपास बना रहता है। बट क्या होगा कि वो यहाँ पर इस एसबीआई की ब्रांच से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है, जिसको लेकर काफ़ी आलोचना भी की गई थी कि बहुत सारे एनजीओज़ जो है ना वो गांव वाले एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कैपिटल से काफ़ी दूर हैं, तो वो कैसे यहाँ पर अपना कनेक्शन कर पाएंगे बैंक के साथ में। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बेसिस पर काफ़ी कुछ यहाँ पर डिबेट भी छिड़ी थी। बट एक चीज़ और ध्यान रखना जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एफसीआरए को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। जो हमारा गृह मंत्रालय है वो एफसीआरए को लागू करने का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रूल और ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर ये लागू कर दिया गया कि अगर किसी भी बाहर के फॉरेन डोनर को, कोई भी बाहर का इन्वेस्टर है या फिर कोई भी यहाँ पर कंट्रीब्यूटर है जो बाहर से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है एनजीओज़ के अंदर, तो उसको करना क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रायर क्लियरेंस लेना होगा, एक परमिशन लेनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। देन उसके बाद में यहाँ पर वो फंडिंग जाएगी उस एनजीओ के पास में। इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर जो एनजीओज़ के पास में फंडिंग है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये जो एफसीआरए का लाइसेंस होता है ये भी ध्यान रखना है, एक बार देने के बाद ये ज़िंदगी भर का लाइसेंस नहीं है। इस लाइसेंस को साल ब साल रिन्यू करवाना पड़ता है बार बार, है ना। तो अगर कोई एनजीओ गलत काम कर रहा है तो उसके लाइसेंस को रिन्यू करने से भी रोक दिया जाता है। अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो अगेन फॉरेन फंडिंग आ नहीं सकती उस पर्टिकुलर एनजीओ के पास में। तो ये बात हो गई क्लियर एफसीआरए के पास में। तो ध्यान रखना मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल बन सकते हैं। एफसीआरए का यूज़ वो भी समझ लिया है आपने, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो समझ लिया, लेटेस्ट अमेंडमेंट समझ लिया, क्या इशू है वो समझ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, देखो लद्दाख जो है ना ये मांग कर रहा है, यहाँ पे डिमांड उठ रही है कि इनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ, जब 6 शेड्यूल के अंदर ऐड करने की बात की गई, सरकार से डिमांड करी गई बार बार, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है ना वो इस चीज़ से बच रही है, वो इस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट रिप्लाई करने से बच रही है। ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। मिनिस्ट्री ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस कर नहीं रही है और लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। रीज़न क्या है मैं आपको समझाऊंगा। छठा शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छठा शेड्यूल समझेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में समझेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी पिछले साल से ही न्यूज़ में है, पिछले साल दिसंबर में न्यूज़ में था
देन उसके बाद में अब की बार यहाँ पर जून के समय पर न्यूज़ में था, देन उसके बाद ये फिर से न्यूज़ में है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, तो जब इनके बारे में सर्च करता हूँ तो वो तारीखें लिखी हुई आ जाती है कि हाँ आपने ये चीज़ें तब डिस्कस करी हैं। इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कब कब डिस्कस करी है मैं आपको बता पाता हूँ। काफ़ी से लोग पूछते हैं ना सर आपने ये चीज़ बता दी है कैसे, और हमने उस दिन का वीडियो चेक किया तो आपने डिस्कस किया हुआ था, तो इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लिखी हुई रहती है, ठीक है ना। तो अगेन ये भी चर्चा में आ रहा है बार बार, तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ पाना है। तो एक डिमांड उठती है कि जो लद्दाख है ना इसको क्या करना चाहिए, 6th शेड्यूल हमारे संविधान के 6ठे शेड्यूल में ऐड कर देना चाहिए। बट हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर रिप्लाई करने से बचा, उसके ऊपर कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया गया क्योंकि इसको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया नहीं जा सकता, और किया जा सकता है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाएंगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होता यहाँ पर यह है कि आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 का समय सभी लोगों को पता है। इस तारीख को क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 370 है इसको अब्रोगेट कर दिया गया था। जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, जब बेसिकली यहाँ पर जो पूरा राज्य हुआ करता था इसको हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, दो हमने यूनियन टेरिटरी बना दी। अब देखोगे लद्दाख के अंदर ना बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब लद्दाख का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है। साल 2021 यानी पिछले साल की बात करें तो लद्दाख की केवल और केवल एक ही मेंबर देखने को मिलेंगे लोकसभा के अंदर में। तो इनकी डिमांड ये है कि सर हमारे ज़्यादा मेंबर तो होने चाहिए ताकि जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम है हम उसको लोकसभा तक, पार्लियामेंट तक पहुँचा तो सकें कि हमारी क्या दिक्कत है ना। तो इन्होंने यहाँ पर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगा। इन्होंने ये बोला कि चलो वो भी मत करो तो एक काम ये कर दो कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डाल दो। लद्दाख अगर 6ठे शेड्यूल में डल जाएगा तो इससे क्या होगा, लद्दाख को ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा, उनका खुद का एक ऑटोनोमस काउंसिल मिल जाएगा जिसके तहत वो यहाँ पर कानून बना सकते हैं, कानून बनाने की पावर्स आएंगी, उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें लद्दाख की साइड से डिमांड करी गई क्योंकि लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन आज के समय पर पार्लियामेंट में भी काफ़ी कम है। तो डिमांड ये है कि सर हमारे यहाँ पे हमें एक ऑटोनोमस काउंसिल दे दो, हमें 6ठे शेड्यूल के अंदर ऐड कर दो। ये डिमांड बहुत समय से चल रही है लेकिन अभी तक इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। तो अब समझते हैं यहाँ पर ये डिमांड को लेकर थोड़ी सी डिटेलिंग्स, क्या है 6ठा शेड्यूल, क्यों नहीं इस डिमांड को पूरा किया जा रहा है और आगे भी क्यों नहीं किया जा सकता, वो भी हम लोग आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले न्यूज़ के ऊपर दोबारा से एक छोटा सा फोकस डालते हैं। हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर एक डिमांड उठती है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है इसको हमारे संविधान के 6ठे शेड्यूल में डाल दिया जाए। 6ठे शेड्यूल में डालने से क्या होगा, वहाँ पर लैंड, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन की आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे पाएंगे, ठीक है ना। अब पहले आपको समझना होगा कि 6ठा शेड्यूल होता क्या है, फिर उसके बाद ये सारी की सारी मैं कहानियाँ आपको बताऊँगा। 6ठा शेड्यूल हमारे संविधान में आर्टिकल 244 के अंदर 244 के अंदर 6ठे शेड्यूल का जिक्र किया गया है। ये जो 6th शेड्यूल है ये क्या करता है, ये बात करता है कि देखो जो भी स्टेट इस 6th शेड्यूल के अंदर में आता है तो वो यहाँ पर एक तरीके से अपना खुद का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बना सकता है। उसके पास में कुछ पावर्स होंगी, लेजिस्लेटिव, जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी उसको मिल जाएगी। अपने आप से कानून बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की जो पावर्स हैं वो उसके पास में मिल जाती हैं। तो क्या आज के समय पर कुछ राज्य हैं जिनको 6ठे शेड्यूल में ऐड किया गया है? बिल्कुल। 6th शेड्यूल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं ट्राइबल एरियाज़ के लिए, जो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना, तो उनको पावर्स दी जाएं, खुद वो अपने एरिया को खुद एडमिनिस्टर कर पाएँ। तो इस चीज़ को लेकर आप देखोगे तो ये कुछ चीज़ें 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। तो ये जो पावर्स दी जाती हैं ये 6th शेड्यूल के अंदर दी जाती हैं। अब आज के समय पर जो 4 राज्य हैं वो हैं इस ATMM करके ध्यान रखना। ATMM का मतलब है A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। तो ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको अभी 6th शेड्यूल के अंदर कवर किया गया है। 6th शेड्यूल के अंदर आप कह सकते हो इनको अपना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया गया है। अब जो ये ट्राइबल एरियाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, ये जो 4 स्टेट्स हैं ना, इन चारों राज्यों में जहाँ जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ होंगे उनको बेसिकली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर किया गया है। उनको यहाँ पर अपना एक काउंसिल मिल रहा है, उनको बहुत सारी पावर्स मिल रही हैं अपनी तरफ से काम करने की, ठीक है ना। तो जो हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा ना, उनके पास में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, उसके अंदर 30 मेंबर्स होंगे जिसमें से 4 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और साथ ही साथ में बाकी जो 26 मेंबर्स हो गए वो इलेक्ट होकर आएंगे वोटिंग के बेसिस पर, यानी वहाँ की पॉपुलेशन वोट करके उनको इलेक्ट करेगी।
नाउ जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो 5 साल तक रहने वाले हैं ऑफिस के अंदर, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जब तक उनको गवर्नर नहीं हटाएगा तब तक वो रहने वाले हैं। तो ये जो ऑटोनोमस रीजन है इनका खुद का एक काउंसिल बन जाएगा, उसके अंदर लोग हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। इस काउंसिल के पास में ढेर सारी पावर्स होंगी। पावर्स जैसे कि ये लोग लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं अपने लैंड को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर, कैनल वाटर को लेकर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर, गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस को लेकर, कोई शादी डाइवोर्स को लेकर, सोशल कस्टम्स को लेकर, सारे के सारे ये जो आपको मैटर्स देखने को मिलते हैं ना, इन मैटर्स के ऊपर स्पेशल लॉज बनाने की जो पावर्स है उनके पास में आ जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन जितने भी लॉ ये बनाएंगे उन लॉज के अंदर जो हमारे गवर्नर होते हैं उनकी जो अप्रूवल है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। जब अप्रूवल मिलेगा तब ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो क्या होता है, इससे पूरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गया, सारा काम चल रहा है, लॉज बनाने की पावर है, अपने मैटर्स ये खुद देख पा रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। साथ ही साथ में ये क्या कर सकते हैं, विलेज काउंसिल या जो कोर्ट्स हम लोग कह सकते हैं ना, वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। जो ट्राइब्स के बीच में, मान लो कोई ट्राइब्स जिनके बीच में यहाँ पर कोई केस हो गया, कोई झड़प हो गई, तो वो जो केस हैं वो यहाँ पर उस विलेज काउंसिल या जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर ट्रायल के लिए सुने जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, ये सारा काम यहाँ पर खुद से कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन को लेकर काम कर सकते हैं। इनके पास में पावर आ जाएगी कि जो लैंड रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट कर सकें, है ना, कुछ यहाँ पर टैक्सेस को लागू कर सकें, वो सारी पावर्स भी इनके पास में आ जाती है। तो ओवरऑल क्या हुआ, जिस रीजन में काउंसिल मिल गया ना, वहाँ पर खुद के पास में पावर्स आ गई कि वो अपने हिसाब से सारा का सारा काम जो है वो कर सकें, जो कुछ लॉज वगैरह हैं जिनको सही लग रहे हैं वो यहाँ पे बना सकें। तो ये बेसिकली इनको पावर दे दी जाती है। तो लद्दाख भी ना इसी वाले एरिया में आना चाहता है ताकि वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है उसको वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके, उनके लिए यहाँ पर ये सारा का सारा काम कर सके। तो बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि लद्दाख को क्या ज़रूरत है इस छठे शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होने की, क्यों यहाँ पर डिमांड उठ रही है, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। देखो, जो ये पूरा यूनियन टेरिटरी देखने को मिलता है लद्दाख का, ये आज के समय पर पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो गवर्नमेंट ही सारा का सारा काम देख रही है। ये चाहते हैं कि ये जो पावर्स है कुछ पावर्स हमारे पास में भी आए। वो कैसे आएंगी, छठे शेड्यूल के तहत आएंगी, है ना। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है इसके पास में 2 काउंसिल हैं, एक लेह के अंदर है, एक लद्दाख के अंदर है, लेकिन कोई सी भी छठे शेड्यूल के अंदर में नहीं है। तो इनकी जो पावर्स है ना वो बहुत लिमिटेड है। जैसे कुछ टैक्स वगैरह कलेक्ट कर लिया या पार्किंग फीस ले ली, है ना, तो ये कुछ पावर्स इनके पास में, बाकी सारी पावर यहाँ पर सरकार के हाथ में है। तो चाहते ये हैं कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर ऑटोनोमस काउंसिल मिले, अपने हिसाब से हम लॉज बनाएं, अपने हिसाब से यहाँ पे अपने एरिया को रेगुलेट करने की कोशिश करें। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। जैसा उन 4 राज्यों में हो रहा है, वो 4 राज्य कौन से हैं, ATMM करके ध्यान रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है, इस पूरे पर्टिकुलर इशू पर जो NCST है इसका भी एक रिकमेंडेशन आता है। NCST क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं ना उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए इस NCST को बनाया गया। तो NCST ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया कि हाँ बिल्कुल जो लद्दाख है ना इसको छठे शेड्यूल के अंदर होना चाहिए। इसने भी ये बोला। उसके पीछे का रीज़न है, ये रिकमेंडेशन क्यों दिया गया, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न मैं बताऊं क्या है। रीज़न यहाँ पर यह है कि एक अंदाज़ा ये बताया जा रहा है लद्दाख की जो पॉपुलेशन है इसकी 90% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और अभी तक 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया उन एरियाज़ को जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ट्राइब्स के लिए यहाँ पर ये काम किया जाता है ना। ट्राइबल पीपल को इस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है। तो इनकी भी डिमांड है, इनका कहना यह है कि लद्दाख के अंदर भी जो भी जनसंख्या है उसकी 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है। प्राइमरी आप देखोगे मिलेंगे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, फिर उसके बाद में कुछ ट्राइब्स की कम्युनिटी के नाम दिए गए हैं, चांगपा, गर्रा, मोन, पुरिकपा, ब्रोकपा, बेडा, बोट, बाल्ती, ये अलग अलग ट्राइब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे बताई गई। तो इन कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, इनको प्रमोट करना हमारा मकसद है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बोला गया कि इनको भी एक हक मिलना चाहिए, है ना। अभी पिछले कुछ समय में प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ चुकी हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर रीजन में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा पहले जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया ना, उससे पहले क्या हुआ करता था कि आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में जाकर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू एंड कश्मीर में जाकर कोई पर्टिकुलर लैंड को नहीं परचेज़ कर सकते थे, है ना। मतलब बाहर का व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर से बाहर वाला व्यक्ति नहीं परचेज़ कर सकता था। बट वो चीज़ें अब बदल चुकी हैं। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मतलब हमारे देश से
कहीं से भी कोई भी एरिया से व्यक्ति निकल कर आ रहा हो वो जाकर जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी लैंड को परचेज कर सकता है। अब आज के समय पर इनको परचेज किया जा रहा है। परचेज करने के साथ में वहाँ पे होटल्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्डिंग्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, मॉल्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन पॉपुलेशंस के लिए आने वाले समय पर परेशानी हो सकती है। तो ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से इन चीज़ों को टैकल कर सकें, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर यहाँ पर इनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर देंगे तो इससे जो यहाँ पर पावर्स हैं उनका डिवोल्यूशन होगा, यानी कि पावर सरकार के हाथ से थोड़ा सा इन लोगों के पास में भी जा पाएगी और ये अपने हिसाब से काम करके उस पर्टिकुलर रीजन का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो आपका हो गया ठीक है सर, ये सारी बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये बताओ जब इतनी डिमांड उठ रही है, इतना टाइम हो गया है इस डिमांड को, तो क्यों नहीं ऐड कर देते लद्दाख को, 6 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते। तो इसके पीछे का यहाँ पर आपको रीज़न देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करना इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप 6 शेड्यूल में इसको इंक्लूड करते हो ना तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान बहुत क्लियर है, बहुत साफ साफ इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो 6 शेड्यूल है ना वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि हमारे यहाँ पर आपको 7 स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद मेघालय, देन असम, त्रिपुरा, जो भी हमारे स्टेट्स हैं ना, नागालैंड। तो इन स्टेट्स के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है वो बनाया गया है। तो 6 शेड्यूल यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ना कि यहाँ पर इधर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के लिए। तो ये हमारा संविधान बहुत क्लियरली मेंशन करता है। तो जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो हम कैसे लद्दाख को इसमें ऐड कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है ना। और फिर उसके बाद में जो ट्राइबल एरियाज़ है, देखो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या निकलेगी ना कि पहली चीज़ तो 6 शेड्यूल यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए, दूसरा जो बाकी बची हुई ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी उनके लिए 5th शेड्यूल है, वो 5वें शेड्यूल के अंदर ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में ये भी मेंशन किया गया कि हम लद्दाख को इसलिए भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जब हम बात करते हैं ना नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के भी बेसिकली केवल और केवल 4 राज्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि 6 शेड्यूल में है। आज के समय पर इनफैक्ट मणिपुर के अंदर भी इसी चीज़ की मांग की गई है, और मणिपुर भी यहाँ पर पूरी तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी आदिवासी ही लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इनका जो ऑटोनॉमस काउंसिल है ना, इसको यहाँ पर 6 शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर 6 शेड्यूल में ये ऐड नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं, इनफैक्ट नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये टोटली ट्राइबल एरियाज़ हैं, इनको भी 6 शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया। तो लद्दाख को कैसे ऐड कर दें? लद्दाख ये मेंशन करता है हमारे पास में ट्राइबल पॉपुलेशन है, जबकि लद्दाख तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी नहीं है, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बात क्लियर हो गई, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझ में आया। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि अगर मान लो चलो ऐड करना भी हो, जैसे तैसे चलो 6 शेड्यूल में ऐड करना भी हो, तो उसके लिए आपको पूरे संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक बिल लाना पड़ेगा, पूरा संशोधन करना पड़ेगा, पूरा चेंजेस होंगे, उसके बाद ही जाकर यहाँ पर ये काम हो पाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा आपको रीज़न देखने को मिलेगा जिसके पीछे यहाँ पे हम लोग लद्दाख को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती हैं वो मैंने समझाया, और ये पूरा का पूरा आपने आर्टिकल समझ लिया। मतलब आर्टिकल काफ़ी दमदार है, कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। हालांकि इस आर्टिकल से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारी की सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पे पढ़कर जानी है। तो देखो एक चीज़ ये भी करना कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अभी स्क्रीन पर नीचे देखी है ना, वो आपको कहाँ पे मिलती है? एक पीडीएफ के अंदर मिल जाती है, जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूँ। वो पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर लोगे? टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, सर ये इन्फॉर्मेशन ओपन होती ही नहीं है। तो वो करना क्या है ना, इस पीडीएफ के साथ साथ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, और जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें पीडीएफ को ओपन करोगे, तो आपको इस प्रकार से ये छोटे छोटे येलो कलर के इस प्रकार से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। चाहे एडोब एक्रोबैट हो गया, चाहे WPS ऑफिस हो गया, ओपन करोगे यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ ऐप्स के अंदर ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, कुछ ऐप्स के अंदर इस प्रकार से पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है औरोबिंदो घोष जी को लेकर। तो औरोबिंदो घोष जी ने बहुत सारी जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। जहाँ जहाँ पर ये व्यक्ति गए हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ी है। तो इनके लाइफ के बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि GS पेपर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक आ जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे बनते हैं। आपने देखा होगा BR अम्बेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए, इन सभी लोगों को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी बार सवाल बने हैं, ठीक है ना। किस चीज़ में? GS पेपर नंबर 1 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में आप इस टॉपिक को लिंक कर पाओगे। क्या पढ़ना है, क्या काम का है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो हुआ क्या
तो श्री औरोबिंदो जी के लाइफ के बारे में और इनके काफ़ी सारी अचीवमेंट्स के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर मेंशन करते हैं। क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इनको श्रद्धांजलि दी है। तो श्री औरोबिंदो घोष जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पीएम ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे इनके लीडरशिप के बारे में यहाँ पर समझाया। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि ये जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर इन्होंने अपनी कोई ना कोई एक निशानी छोड़ी है। इस प्रकार से इनका एक व्यक्तित्व देखने को मिला है, ठीक है ना। तो कौन थे औरोबिंदो घोष जी, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो श्री औरोबिंदो घोष हो गए, इनके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए। ये 3 आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे। उस समय की बात की जा रही है, तो इस सेम पीरियड के 3 आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसा यहाँ पे हमारे पीएम मोदी ने ये मेंशन किया है, ठीक है ना। चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ इनके बारे में, औरोबिंदो घोष जी के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़कर ज़रूर से जाना है जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में है। औरोबिंदो घोष, इनका जो जन्म होता है कलकत्ता में होता है 15 अगस्त 1872 में। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। एक योगी हैं, सीयर हैं, फिलोसोफर हैं, पोएट हैं, है ना, पोएट भी थे। उसके बाद में इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, और खासकर यहाँ पर स्पिरिचुअल जो इवोल्यूशन आया है ना, उसमें यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल था। इनकी मृत्यु होती है 5 दिसंबर 1950 में पौंडीचेरी के अंदर में। एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, यानी दार्जिलिंग में। ये पूरा का पूरा एजुकेशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर ये एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस को सीखा। 1892 में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उन पोस्ट को यहाँ पर आप कह सकते हो ज्वाइन किया। जैसे यहाँ पर बड़ौदा, वडोदरा जैसे आज के समय पर जाना जाता है, कलकत्ता कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स को यहाँ पर ज्वाइन किया। इन्होंने यहाँ पर अपनी स्टडी ऑफ योगा जो है वो स्टार्ट करी, योगा के बारे में सीखना स्टार्ट किया। इंडियन लैंग्वेजेस को यहाँ पर और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो इंडियन क्लासिकल संस्कृत है ना, जो खासकर क्लासिकल संस्कृत है, उसको यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद में बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थे ना देश की आज़ादी के समय पर, वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। 1902 से लेकर 1910 यानी 1902 से लेकर 1910 तक, इन 8 सालों में आप देखोगे ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों के, इस ब्रिटिशर्स के इन कंट्रोल से। फिर उसके बाद में इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब अगर आप इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हो, जो भी चीज़ें चल रही थी उसके बेसिस पर इन्होंने बहुत कोशिश करी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से इंडिया को आज़ाद करवाने की। और इसी वजह से होता यहाँ पर यह है कि इनको जेल में डाल दिया जाता है 1908 में, ठीक है ना। अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था जिसके बेसिस पर इनको जेल में डाल दिया गया था। फिर 2 साल बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये बेसिकली यहाँ पर एज अ रेफ्यूज यानी कि शरण लेते हैं फ्रेंच कॉलोनी ऑफ पौंडीचेरी के अंदर। पुडुचेरी जो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी वहाँ पर शरण लिया गया। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पूरी जो अपनी लाइफ है वहीं पर डिवोट कर दी, योगा के अंदर में, स्पिरिचुअलिटी के अंदर में, है ना। तो इन प्रकार की चीज़ों के अंदर पूरा का पूरा जो उन्होंने अपना जीवन है वो डिवोट कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि इनके थ्रू लिखे गए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था वंदे मातरम, 1905 में स्टार्ट किया गया। योगा के लिए लेकर उन्होंने बहुत सारा काम किया। भगवद गीता और उनके कुछ मैसेजेस यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन हो गया, रीबर्थ एंड कर्मा हो गया, सावित्री आ लेजेंड एंड सिंबल, आर ऑफ गॉड। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि इनके थ्रू करे गए थे। ये वर्क्स ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर जी की पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने कौन कौन सी पार्टीज़ इस्टेब्लिश करी हैं। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी जी को लेकर काफ़ी बार सवाल बने हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे उसके ऊपर भी आप एक फोकस कर सकते हो, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। तो ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी है लेकिन आपके काम की है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और छोटा सा आर्टिकल है, रेलिवेंट है। वैसे इसके बारे में मैंने परसों ही बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है। आपको पता होगा परसों मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पर इंडिया और यूके के रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो यहाँ पर एक एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया था। अब बेसिकली उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो, इंडिया और यूके दोनों ने यहाँ पर बेसिकली जोर दिया था एक समय पर कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे, है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी व्यापार होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसके ऊपर काफ़ी सारी छूट दी जाएगी, जिसके बेसिस पर व्यापार को एक बढ़ावा मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो सर, जब भी व्यापार होता है ना, तो जैसे भी मान लो यहाँ पर इंडिया है और ये यूके है, ये आपस में व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए होता क्या है कि बहुत सारी जो ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ हैं, कोटा हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। इससे सामान और ज़्यादा महंगा हो जाता है।
तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का काम क्या है कि जैसे ही एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट के बेसिस पर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं ना, उन सारे ही चार्जेस को हटा दिया जाएगा। अब वो चार्जेस हट जाएंगे तो वो सामान है वो नॉर्मल प्राइस के अंदर बिकेगा, जिससे यहाँ पर जो व्यापार है इसके अंदर एक और ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? जहाँ पर टैरिफ कोट और इन सारी एक्स्ट्रा चार्जेस को हटाने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया और यूके बहुत लंबे समय से फोकस कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। वैसे ही दिवाली के समय पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने ही वाला था, लेकिन हो नहीं पाया। रीज़न क्या था? हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर यूके के अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हो नहीं पाया। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने हैं। तो इसको लेकर जो बातचीत है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो चुकी है। अब ये रीस्टार्ट कैसे हुई है? तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पे हमारे ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब हैं, साथ ही साथ में इधर यूके की मिनिस्टर आ चुकी हैं केमी बेदनॉक। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आई हैं, अभी इनकी मीटिंग चल रही है, जहाँ पर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोबारा से डिस्कशन को स्टार्ट किया गया है। इंडिया यूके का मेजर फोकस यह है कि हम अब की बार इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डेफिनेटली कर लें, ठीक है ना। तो ये मीटिंग हुई जहाँ पे डिस्कशन किया गया, और आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे राउंड्स में बातचीत की जा रही है लगातार इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने के लिए। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट और व्यापार को लेकर रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। अभी क्या करना पड़ेगा, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। वैसे अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्यों इतना डिले हो गया, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। अब थोड़ा सा इंडिया यूके के रिलेशनशिप के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो भी मैंने आपको बताई हैं वो इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है। ये एग्रीमेंट क्या होता है, एक पैक्ट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ताकि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, इनको रिड्यूस किया जा सके, उसलिए यहाँ पर FTA किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें, यानी इंडिया यूके के रिलेशंस को हाथों हाथ कवर कर लेते हैं। GS पेपर नंबर 2 IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा आज के समय पर, भारत के बहुत सारे लोग आपको यूके में देखने को मिल जाते हैं, यूके में जो कि रह रहे हैं, है ना। और यूके बेसिकली आज के समय पर एक G20 कंट्री के अंदर में आता है, और G20 कंट्री में जितने भी देश हैं उसमें से मतलब 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। तो इनमें से जो यूके है ना, वो एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। इंडिया के अंदर ढेर सारा पैसा ये निवेश करता है। अब ये जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, अगर ये इंडिया यूके में हो जाता है तो इससे क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आएगा, क्या इसका महत्व देखने को मिलेगा? इससे होगा ये कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। आज के समय पर हम लोग क्या करते हैं, यूके को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट यूके से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, उसके बाद में टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फूड वियर्स ये बढ़ेंगे। इंडिया एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि जो हमारा मैरिन प्रोडक्ट्स है, खासकर जो समुद्र के अंदर हम लोग मछलियाँ वगैरह पाल रहे हैं, जो मैरिन प्रोडक्ट्स हैं, इनका यहाँ पर जो ट्रेड है, इनका जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर हम जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इंडिया सर्विसेज में आ गया है, तो हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएंगे अच्छी अच्छी। तो उसके बेसिस पर हम लोग आगे निकल सकते हैं। नर्सिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। जो वीज़ा को लेकर अलग अलग परेशानियाँ थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। एडवांटेज यहाँ पर ये भी है, देखो होता यहाँ पर यह है कि इससे रिलेशन भी मजबूत होंगे, और रिलेशन मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया यूके एक दूसरे को इन दोनों के अलग अलग मैटर्स के ऊपर सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूके जो है ना वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट मेंबर है। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसमें यूके भी इसका एक हिस्सा है ना। तो बेसिकली यूके यहाँ पर इंडिया का एक पार्टनर बन जाएगा, तो हम अपनी बात UNSC में काफ़ी आराम से रख पाएंगे, अभी भी रख पाते हैं। इससे जो रिलेशंस और मजबूत हो जाएंगे। और इससे यहाँ पर अब एक चीज़ और देखोगे कि यूके का जो सपोर्ट है ना, खासकर इंडिया चाइना के इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट के बीच में, वो इंडिया की साइड में रहता है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इशू है, जहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिला, तो यहाँ पे आप देखोगे यूके इंडिया को सपोर्ट करता है। उसके बाद में भारत ने एक मांग ये करी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को एक परमानेंट सीट मिल जाए, कि अभी 5 परमानेंट मेंबर है, इसमें से 6 परमानेंट मेंबर हो जाने चाहिए, इंडिया को भी ऐड कर लो।
तो इस चीज़ को लेकर भी क्या करता है, यूके हमें सपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में। तो आर्टिकल के साथ साथ आपने रिलेशंस को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। यहाँ पे हिंदू का एडिटोरियल भी लिया है, साथ साथ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी है, जो कि बहुत अच्छा है। सोलर एनर्जी को लेकर है, बहुत सारी डिटेलिंग्स डिस्कस करी गई हैं। सोलर एनर्जी को लेकर एक आर्टिकल हमारा द हिंदू के अंदर भी है। तो द हिंदू वाला और दूसरा जो न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाला, दोनों को हम लोग कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर सोलर एनर्जी को लेकर, ठीक है ना। एक ऐसा टॉपिक जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। दूसरा टॉपिक कंजर्वेशन बिल को लेकर बातचीत करता है। आपको पता होगा अभी यहाँ पर जो हमारा वाइल्ड लाइफ है ना, जो जंगलें हैं, उनको जंगलों को प्रोटेक्शन देने के लिए कंजर्वेशन बिल लेकर आया गया। और जंगल के अंदर जो जानवर हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, उनको बचाने के लिए एक बिल लेकर आया गया। तो इस बिल के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी हैं। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इसको भी मेंशन करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? आज का मेंस का क्वेश्चन है, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन बोलता है डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, यानी कि भारत की जो सोलर कैपेसिटी है ना, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है ना। यानी कि हमारे यहाँ पर सोलर कैपेसिटी बढ़ रही है, लगातार सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के पावर जनरेशन में, वो इतना तेज़ी से बढ़ नहीं पाया जितने तेज़ी से ये सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन बढ़ रहे हैं। क्योंकि होना ये चाहिए, सोलर पैनल्स के जब इंस्टॉलेशन बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सोलर एनर्जी भी काफ़ी सारी दे रहे होते अपने कंट्री के पावर जनरेशन के अंदर में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है 250 शब्दों में, लेकिन इसके पीछे का रीज़न तब बता पाओगे जब आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा। तो चलो पहले मैं आपको वही वाला एडिटोरियल डिस्कस कर देता हूँ। तो ये एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेंशन करता है सोलर एनर्जी कैन हेल्प इंडिया अचीव नेट ज़ीरो। जो सोलर एनर्जी है ना, ये भारत की मदद कर सकती है नेट ज़ीरो को अचीव करने के लिए। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आर.के. सिंह साहब ने लिखा है। अब आर.के. सिंह कौन है तो इनके बारे में आप लोग यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैं, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। खासकर यहाँ पर अपनी ही फील्ड के हैं, तो इस फील्ड के अंदर मतलब जिस बेसिस पर इन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, जो सब्जेक्ट के ऊपर, उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं ये। फिर उसके बाद में आप देखोगे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें मेंशन करी हैं सोलर एनर्जी के बारे में। चलो फिर डिस्कशन को देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक सेम आर्टिकल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हमारे द हिंदू के अंदर भी, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि बहुत सारे जो सोलर पार्क्स हैं इनको बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी की गई थी, बट यहाँ पर बहुत सारे सोलर पार्क्स वो कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि प्रोग्रेस इतनी हो नहीं रही थी तो कैंसिल कर दिया गया, उनको प्रॉपर बनाया नहीं गया। उसके पीछे कई रीज़न है, क्योंकि कहीं पर ज़मीन नहीं मिल पाई, कहीं पर एनवायरमेंटल इश्यूज़ होने लगे, पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर सोलर पैनल के अंदर हमारी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मिनिस्टर ने मेंशन किया है। तो ये दोनों ही आर्टिकल को मैं कंबाइन करके आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको ये नोट्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। देखो, दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया सोलर रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, यानी लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ढेर सारी सोलर एनर्जी को जनरेट करें। अब यहाँ पे होता यह है कि जो आज के समय पर जो सोलर है ना, ये सोलर एनर्जी दुनिया की एक मोस्ट अबेंडेंट एनर्जी है, बहुत भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसको हम लोग अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पूरे दुनिया भर को ये एनर्जी दे सकता है सूरज, ठीक है ना। बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो आज के समय पर इस सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट कर रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही हैं। इंडिया जो है इसमें एक तरीके से लीड करती हुई कंट्री है, जहां पर इन्होंने बहुत सारे सोलर एनर्जी को लेकर अलग अलग काम कर लिए हैं। सोलर एनर्जी को लेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भारत। आज के समय पर हम लोगों ने बड़े बड़े पैनल्स को अलग अलग जगह पर सेटअप कर दिया है। लेकिन हो क्या रहा है कि इन सोलर एनर्जी के अंदर में आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। सोलर पैनल्स चाहिए, फोटोवोल्टिक सेल्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पर पूरा का पूरा ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसके बेसिस पर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वो इंडिया में हो ही नहीं रही है।
हम लोग पहले ये कच्चा माल, ये जो रॉ मटेरियल है वो परचेज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर चाइना से परचेज़ कर रहे हैं। परचेज़ करने के बाद में हम लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी के कैटेगरी में हम लीड करने वाली कंट्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दूसरे देशों से सामान मंगा कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में ही आगे हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर ऑब्वियस सी बात है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करता है। अब बात ये करते हैं कि जो ये सोलर एनर्जी है ये कैसे इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट को लेकर आ सकती है। बिल्कुल डेवलपमेंट लेकर आएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी से ढेर सारी जॉब क्रिएशंस होंगी, नई नई यहाँ पे रोज़गार मिलेंगे। ऐसा कैसे? देखो, जब हम लोग यहाँ पर सोलर सेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको बहुत सारे लोगों को चाहिए होंगे। सबसे पहली बात, सोलर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, इन टेक्नोलॉजी की इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी, है ना। इनको फैलाना, इनका ऑपरेशन, इनका मेंटेनेंस, ये सारे के सारा जो काम है ये सब अलग अलग लोग कर रहे होंगे। तो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर जॉब्स जो है वो बनती हुई नज़र आ रही होंगी। फिर उसके बाद में एनवायरमेंट डेवलपमेंट, क्योंकि भारत जो है वो फोकस कर रहा है कि हम लोग एक पोल्यूशन की तरफ से बचें और उसके बाद हम लोग एक रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एनवायरमेंट डेवलपमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सोलर एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं भारत की जो डिमांड है ना वो यहाँ पर फुलफ़िल कर सकती है। हमारा एक जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, वो यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। फिर बात आती है एनर्जी सिक्योरिटी के मामले की, यानी इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोग को यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। हमारी इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी खासी बिजली चाहिए होती है। लेकिन अभी होता क्या है कि बहुत सारी जगह पर आपको बिजली की प्रॉपरली सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी। तो इस चक्कर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सोलर एनर्जी क्या कर सकती है, मिनिमम दाम में बिजली प्रोवाइड करवा सकती है इन इंडस्ट्रीज़ को, मिनिमम दाम में जनरेट करके, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे एरिया में भी जनरेट कर सकती है जहाँ पर ये बिजली नहीं पहुँच पा रही है ना। वहाँ पे भी हम लोग सूर्य का इस्तेमाल करके उससे सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। बाकी सोशल डेवलपमेंट करता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी जगह पर पावर कट्स की प्रॉब्लम होती है, बार बार बिजली जाना, प्रॉपरली बिजली अवेलेबल ना होना गांव वाले एरियाज़ के अंदर भी खासकर। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे सोलर एनर्जी से ये होगा कि हम उस एरिया के अंदर, खासकर रिमोट एरियाज़ के अंदर ये बिजली को दे पाएंगे। इससे उस पर्टिकुलर एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बात क्लियर हो गई? तो कहोगे अच्छी चीज़ है। अब होता यहाँ पर यह है कि सोलर एनर्जी के अंदर ढेर सारी चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। मतलब इंडिया आज के समय पर भी बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके बाद ही हम लोग सोलर एनर्जी में कुछ कर पाते हैं। जैसे चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं सोलर मॉड्यूल्स के लिए, ऐसे यहाँ पर हम लोग बहुत सारी फोटोवोल्टेक सेल्स, यहाँ पर आप कह सकते हो जो सोलर पैनल बन रहे हैं ना, उनको बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इंडिया के अंदर है ही नहीं। इंडिया के पास में अभी के समय पर कोई भी कैपेसिटी नहीं है इन सोलर वेफर्स को बनाने की, इन पॉलीसिलिकॉन को बनाने की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। और इनफैक्ट साल 2021-22 में आप देखोगे ना, इंडिया ने लगभग $76.62 बिलियन का सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स को परचेज़ किया था चाइना से, केवल और केवल चाइना से। तो इस वजह से इंडिया का इंपोर्ट चाइना से लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग सोलर पैनल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना को लेकर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो पहला चैलेंज तो यही है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है लैंड स्कैर्सिटी, यानी कि जो ये सोलर प्रोजेक्ट्स है ना, इनको लगाने के लिए, इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। अब आप सोलर पार्क बना रहे हो, तो सोलर पार्क को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, उसके अंदर सोलर पैनल्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो इतना एरिया, इतनी ज़्यादा ज़मीन हमारे पास में अवेलेबल है नहीं। ऑलरेडी ज़मीन की काफ़ी बड़ी कमी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है नो सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि चलो आपने सोलर पैनल लगा भी लिया जैसे तैसे, ठीक है। लगाने के बाद में वो सोलर पैनल की जो उम्र है ना वो ज़्यादा होती नहीं है। जैसे आने वाले कुछ साल, 10 साल, 15 साल वो सोलर पैनल्स काम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाएगा तो उनको फेंक दिया जाएगा। अब फेंक कर क्या होगा कि उसमें से बहुत सारी जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में। तो उनको सही जगह पर ठिकाने लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सोलर वेस्ट को लेकर, इसका मैनेजमेंट करने को लेकर हमारे पास में कोई भी पॉलिसी, कोई भी इंपॉर्टेंट नीति देखने को मिलती ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आने वाले समय पर ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है, क्योंकि सोलर वेस्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। आने वाले 10-15 सालों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आएगी हमारे लिए कि कैसे हम इसको मैनेज करें, है ना। फिर उसके बाद में आ जाता है एक्सेप्टेबिलिटी कंसर्न। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एरियाज़ में, मतलब देखो, कहीं कहीं पर अच्छे से एनर्जी जनरेट हो रही है, कहीं कहीं पर अच्छे से एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है। तो सोलर एनर्जी के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो सोलर प्रोडक्शन टेक्निक्स है ना, ये इंडिया में
थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग प्रॉपरली कमर्शलाइज नहीं कर पाए। आप देखोगे कहीं पर सनरेज प्रॉपरली आती हैं, कहीं पर सनरेज नहीं आती है, क्योंकि आप अगर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो तो आपको सूर्य की एनर्जी तो प्रॉपरली चाहिए। अब प्रॉपर आ रही है, कहीं पर प्रॉपर नहीं आ रही है, तो जहाँ पर आ रही हैं वहाँ पे तो मिल रही है, जहाँ पे नहीं आ रही है वहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो सनरेज हैं वो हमारे पास में यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक साथ में सभी जगह पर एक बराबर लाइट नहीं पड़ रही है। बात क्लियर हो गई। अब आता है इसका सॉल्यूशन कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को पहला काम ये करना होगा सोलर सेल्फ रिलायंस। इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया क्या करे कि अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट होने की कोशिश करे। आज के समय पर हम खुद एक मार्केट बनाएं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। और उसके लिए करना क्या होगा, जो सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके डेवलपमेंट को सपोर्ट करना होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्कीम्स को लेकर आ सकते हैं। सोलर पैनल्स को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, पीएलआई स्कीम्स हैं, वो जारी कर सकते हैं। इससे यहाँ पर इनको सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर इंडिया अपने खुद के दम पर इन पैनल्स को बना पाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा हम काम कर सकते हैं कि ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब कि इंडिया के पास में पोटेंशियल है कि भारत दुनिया भर में एक हब बन सकता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया की जो सोलर स्टोरी है ना, वो लगातार एक इंपॉर्टेंट लेसन बनने वाली है आने वाली कंट्रीज़ के लिए। इंडिया आज के समय पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी लीड करता है। आपको पता होगा, एक ग्रुप भी हमने बनाया है जो कि सोलर सेक्टर को लेकर काम करता है। अब बात यह आती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि हमारे एनर्जी प्रोडक्शन को लेकर काम करती हैं। जैसे आपने ध्यान में रखना है कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एनर्जी को लेकर काम करती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, नेशनल सोलर मिशन हो गया, उसका पीएम कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, देन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर बढ़ाने के ऊपर जो है वो फोकस करती हैं। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा दे दिया है। इसमें मेंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। खासकर मेंस के अंदर डायरेक्टली आपसे जो भी सवाल बनेगा उसको बहुत आराम से टैकल कर पाओगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को आप बहुत आराम से बता पाओगे। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है किस चीज़ के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, है ना, कुछ यहाँ पर जानवर काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। पहले से हमारे पास में 1972 में इस बिल को लेकर आया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1972, ठीक है ना। ये हमारे पास में ऑलरेडी कानून देखने को मिलेगा 1972 का, बट इसी के अंदर कुछ चेंजेस करे गए, कुछ अमेंडमेंट करे गए, और वो चेंजेस करने के बाद में एक नया बिल आ चुका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये जो अमेंडमेंट करे गए, यानी अमेंडमेंट वाला बिल, जो नया वाला बिल है ना, इसमें कुछ इश्यूज़ नज़र आते हैं। वो इश्यूज़ क्या क्या हैं उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अगर जानवरों को और जानवरों को और पेड़ पौधों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा तो दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है वो चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो इसको, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को यहाँ पर ये दो राइटर हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये मेंशन करती हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 ये राज्यसभा के अंदर इस विंटर सेशन के अंदर पास हुआ। लोकसभा में पहले पास हो चुका है, अब यहाँ पर विंटर सेशन में ये राज्यसभा में पास हुआ। अब ये जाकर एक्ट बनेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं कि हमारे पास में जो अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे प्रोटेक्शन, क्यों, क्या है खतरा इनको? जानवरों की हंटिंग होती है ना, इनका शिकार कर लिया जाता है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खतरे में चले जाते हैं, इनकी प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा खतरे में चली जाती हैं। तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल हमारे पास में है, जो कि क्या करेगा, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ ही घोषित कर देंगे, जिस एरिया में एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो भी होंगे ना, उस एरिया में आप कोई काम नहीं कर सकते हो, कोई हंटिंग नहीं कर सकते, कोई पेड़ की कटाई नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं कर सकते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि उससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बेसिकली ये जो एक्ट है ये है क्या। अब ये बात करती हैं क्रिमिनल लॉस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में। मतलब क्या है कि देखो, अगर आपको जंगल को और जानवरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है तो आपको कुछ ना कुछ कानून की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल एक क्रिमिनल लॉज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल पड़ती है, लेकिन उसका ध्यान रखना है उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। देखो,
बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है, सब समझते हैं, जानवरों का शिकार किया जाता है। अब जो जानवरों का शिकार है ना, इसको रेगुलेट करने से लेकर इसको ख़त्म करना और साथ साथ में प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाना, ये सारा काम हम लोग करते हैं ताकि हम उस एरिया के अंदर जो जानवर हैं, जो अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियां, उनको हम बचा सकें, ठीक है ना। लेकिन होता यह है कि हम लोग जो भी कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, वो बिना किसी लोकल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के इंटरफेरेंस के थ्रू कर रहे हैं। मतलब एक जंगल है, उस जंगल के अंदर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग भी हैं, है ना, जो कि उसी चीज़ों के ऊपर आप कह सकते हो डिपेंडेंट है, वहीं से उनका पूरा का पूरा जीवन चलता है, वहीं से वो लोग कमाई कर पाते हैं उन जंगलों की लकड़ी से या फिर बाकी सारी चीज़ों से। तो होता यह है कि आपने खुद से यहाँ पे एक्ट बना लिया, आपने उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन आप जब उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते ना, तो वो एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल पर काम होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत लंबे समय से उनको उन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हैं, है ना, वो वहीं पर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। वही लोग आज के समय पर हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी जानवर पेड़ पौधे बच पा रहे हैं, वो फॉरेस्ट वाली जो कम्युनिटीज़ है, जो रह रही हैं जंगलों के अंदर, उनकी वजह से, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो रह रही हैं उनकी वजह से। उनका रोल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए था अपने इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। लेकिन हुआ क्या कि ये कहीं ना कहीं जो ये एक्ट है, जो ये अमेंडमेंट किया गया है, इससे क्या हो रहा है, उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में क्या किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसका वॉयलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी बढ़ जाएगी। मतलब कोई किसी भी व्यक्ति ने मान लो यहाँ पर किसी जानवर का शिकार कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन का वॉयलेशन हो गया, इसका हनन हो गया। तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन लगाया जाएगा। लेकिन पिछले ये पहले पेनल्टी जो है ना, जैसे वो 25,000 की लगती थी, 10,000 की लगती थी, अब इस पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है, 25,000 से 1 लाख कर दिया गया है और 10,000 से 25,000 कर दिया गया है। तो पेनल्टीज़ अब के समय पर बढ़ चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब राइटर मेंशन ये करती है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टडी करी गई और उस स्टडी में कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं। और वो जो स्टडी है वो किसने करी थी, क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट ने। उस स्टडी ने यहाँ पर ये फाउंड किया कि जो बहुत सारे लोग हैं, खासकर कुछ कम्युनिटीज़ के, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हो गए, जो जंगल में रह रहे लोग हैं, वो लोग हो गए, तो यही लोग सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं क्राइम में फंस रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो जंगल में रह रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, वही लोग इसी क्राइम के अंदर फंसते जा रहे हैं और उन्हीं के ऊपर ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है वो लागू होता जा रहा है, होता जा रहा है, और इन्हीं के ऊपर ये पेनल्टियाँ चार्ज करी जा रही हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप देखोगे यही चीज़ एक सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर नज़र आई है कि हम इन व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे एज अ इन्फॉर्मेंट्स, हम इनको इस्तेमाल कर सकते थे, इनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, डेली बेसिस पर ये कुछ कमाई कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, एक बहुत अच्छी हेल्प कर सकते थे ये लोग हम लोगों की। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे जो केसेस फाइल करे गए ना, वो इन्हीं के ऊपर करे गए। और सबसे बड़ी बात, जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो कहीं ना कहीं केवल शिकार को लेकर नहीं किए जा रहे हैं। शिकार के अलावा आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हो, है ना, शहद निकाल रहे हो या मशरूम इकट्ठे कर रहे हो, तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं। 95% जितने भी केसेस हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फाइल करे हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मतलब बहुत छोटे छोटे केसेस भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ऐसे केसेस जिनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप कह सकते हो वो केसेस दर्ज कर लिए गए। वैसे दर्ज नहीं करने चाहिए थे, वो भी यहाँ पर केसेस लिख लिए गए, और कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे यहाँ पे ये बोला गया कि एक चीज़ नोटिस करी गई कि एक इंडिविजुअल कहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क के अंदर, जो कान्हा नेशनल पार्क है ना मध्य प्रदेश के अंदर में, यहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पर फिशिंग करी। अब ऑब्वियस ही बात है, क्या होता है कि जब जानवरों को प्रोटेक्शन मिली हुई है तो फिशिंग जो मछलियाँ हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने फिशिंग करी थी, यानी कि मछली पकड़ ली थी। अब मछलियाँ उन्होंने पकड़ा और आप कह सकते हो कि इसके चक्कर में भी क्या हुआ, उनके ऊपर एक तरीके से एक केस दर्ज हो गया, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रिमिनलाइज्ड पार्ट बन गया WPA का, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया कि कहीं ना कहीं ये जो ऑफेंस यहाँ पर ऐड करे गए हैं कि भाई आप इतने छोटे छोटे ऑफेंस को भी ऐड करो, जो मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, खासकर जो वहाँ पे रह रहे हैं जंगल के अंदर में लोग, वो लोगों का बेसिकली यहाँ पर एक फूड है, वो जो फिशिंग करके वहाँ पे मछली पकड़ के खाना, वो एक फूड है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अगर वो वहाँ पर फिशिंग करते हुए पकड़े गए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अगेन से यहाँ पर केस दर्ज हो रहा है। इनफैक्ट साल 2016 से एक केस निकल कर आता है, वहाँ पे ये बोला गया कि लगभग 5 लोगों को अरेस्ट किया गया,
है ना। अब होता यहाँ पर यह कि क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो मछली उन्होंने पकड़ी थी ना, उसके आसपास यहाँ पर मतलब मछली पकड़ी थी खाना खाने के लिए, मतलब खाने के लिए, तो वहीं नदी के आसपास से पकड़ी होगी, आसपास कहीं आग लगा के बैठे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे वो जो मछली पकड़ी थी वो लगभग आधा किलो से कम थी, 500 ग्राम से कम थी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन तब भी क्या हुआ, उन एक्यूज़ को चार्ज कर लिया गया कि वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। और जो ये केस है ना, ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो ये बात राइटर मेंशन करती है कि ऐसे ऐसे केसेस यहाँ पर अभी के समय पर कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जो क्रिमिनल केसेस फाइल करे जा रहे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, वो बेसिकली सिंसियर कम लग रहे हैं और फालतू के केस बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, एक डर बैठ रहा है सभी लोगों के अंदर में। तो करना क्या होगा, इसके लिए राइटर ये बोलते हैं कि आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो ना, तो पहले आपको देखना होगा कि जो रॉन्गफुल केसेस हैं, है ना, खासकर फिशिंग का मामला तो आपको देखना ही होगा। फिशिंग तो सभी लोग कर रहे हैं, फिशिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन रहा है लोगों का। तो जो खासकर रॉन्गफुल केसेस हैं, खासकर फिशिंग के मामले में, उसको तो आप देखो, उसको एक बार चेक करो, है ना। और यहाँ पर ऐसे ही कोई भी व्यक्ति वो अगर फिशिंग कर रहा है, उसको आप यहाँ पर क्रिमिनल दोषित कर रहे हो, क्रिमिनल घोषित कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। और इससे जो खासकर जंगल में रहने वाले लोग हैं ना, उनको, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप जब अमेंडमेंट कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ऐसी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में देखने को मिल जाती है। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन, जो भी करंट अफेयर था एडिटोरियल से, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली डिटेल से। अब फटाफट प्रीलिम्स के सवाल को देखते हैं। तो सेलिन 1 जो लूनार ऑर्बिटर मिशन है, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब हो गया हमारा जापान। जापान की जो इनकी स्पेस एजेंसी है जाक्सा, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने यहाँ पर इस ऑर्बिटर मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया था। तो ऑर्बिटर मिशन क्या है, इस सेलिन 1 क्या है, तो ध्यान रखना जापान का यहाँ पर एक मिशन है। ऐसे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली बन जाते हैं। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।